नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है? क्यों अचानक योगी आदित्यनाथ एकदम दिल्ली गए? वहां उन्होंने प्रधानमंत्री से, जेपी नड्डा से और शायद अमित शाह से भी मुलाकात की। अचानक योगी आदित्यनाथ के दिल्ली जाने के पीछे कहानी क्या है? ये सारी बातें इस समय उत्तर प्रदेश की, देश की राजनीति में बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसको भारतीय जनता पार्टी छुपाने की कोशिश कर रही है। लोग अपने अपने हिसाब से गढ़ रहे हैं कि चीजें हैं तो है क्या। दरअसल उत्तर प्रदेश की जो राजनीति चल रही है वो योगी आदित्यनाथ को लेकर है। और इस राजनीति के चलते मोदी और शाह मतलब गुजरात लॉबी बहुत परेशान है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के दम पर, हिंदुत्व के नायक के दम पर अपना कद बड़ा, बहुत बड़ा कर लिया। अगर मैं ये कहूँ तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शायद अगर हिंदुत्व की बात करें तो वो मोदी से भी आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर। और यही योगी आदित्यनाथ की ताकत है। अगर ये ताकत नहीं होती तो शायद योगी आदित्यनाथ को अब तक हटा दिया गया होता। लड़ाई सारी इस बात की है कि मोदी के बाद कौन? मोदी के बाद योगी या मोदी के बाद अमित शाह? और गुजरात लॉबी एकदम नहीं चाहती कि योगी आदित्यनाथ का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए भी चले। इस बीच में जैसे राजनीति में होता है, बहुत सारी चौसर बिछाई जाती हैं, बहुत सारे दांव पे चले जाते हैं, दोनों तरफ से चले जाते हैं। बीच में तो पॉलिटिकल गलियारे में ये बात बड़ी चर्चा का विषय थी और काफी हद तक सही भी थी कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में कुछ समय पहले संवादहीनता की स्थिति आ गई थी। हमेशा बात नहीं करते थे और योगी आदित्यनाथ भी नाराज रहते थे। लेकिन वो बाद में बर्फ पगली, कुछ संघ के लोग बीच में पड़े और उसके बाद अमित शाह को ये समझ में आया कि अगर उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया गया, उत्तर प्रदेश को इसी तरह छोड़ दिया गया तो बहुत बड़ा नुकसान उनका, गुजरात लॉबी को और भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा। बल्कि मैं कहूं, अमित शाह को लगता है कि अगर मोदी के बाद वो उत्तराधिकारी होते तो योगी आदित्यनाथ की इसी राजनीति के चलते, इसी उत्तर प्रदेश की राजनीति के चलते दिल्ली की कुर्सी उनसे दूर चली जाती। वो ये कि उत्तर प्रदेश में 2014 में अमित शाह ने बड़ी सफाई के साथ जातियों को धर्म में ले आए थे। उन्होंने बड़ी छोटी-छोटी जो जातियाँ थी, बड़ी-बड़ी जो जातियाँ थी, यादव, कुर्मी, मौर्य, इन सबको समझाया कि आप हिंदू पहले हो, यादव बाद में हो, कुर्मी बाद में। और इस प्रयोग में वो 2014 में कामयाब हो गए थे। तब भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 से पहले एक पिछड़े नेता का चेहरा बड़ा उसको जरूरत महसूस हो रही थी। कल्याण सिंह के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं बचा था जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी सिंहासन में आने की, सत्ता में आने की बात भी सोच सकती हो। पिछड़े सारे सारे मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी संख्या में जाने लगे थे, दलित मायावती के साथ थे। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह मायावती लगभग शांत हो गई हैं, दलितों का वोट छिटक रहा है, चंद्रशेखर भी एक्टिव हो गए हैं, ये बात भाजपा को, बसपा को समझ आ रही है और लड़ाई सारी इस वोट बैंक की भी है। इस बीच में अखिलेश यादव ने जिस तरह से पीडीए का नारा दिया और ये मैसेज देने की कोशिश करी कि उत्तर प्रदेश में तो केवल ऊंची जातियों की चलती है। और योगी आदित्यनाथ का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल कराया जा रहा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं क्षत्रिय हूं और मुझे गर्व है कि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। तो ये मैसेज किया जा रहा है, ये मैसेज कराया जा रहा है, ये मैसेज वायरल कराया जा रहा है कि सरकार में अगर किसी की चलेगी तो वो सिर्फ क्षत्रियों की चलेगी, पिछड़े और दलित कहीं ठहरते नहीं है। अब ये बात अगर चलती है, ये बात विस्तार लेती है, ये बात चर्चा का विषय आती है, तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी और संघ ने जिस तरह से अपनी पूरी एक जमीन तैयार की है, वो जमीन खिसक जाएगी, वो जमीन बिखर जाएगी। सारी लड़ाई इसी बात की है। इस बीच में योगी आदित्यनाथ को समझ आया कि अगर दिल्ली उनको हटाने की बात करती है तो उन्हें दो काम करने पड़ेंगे। एक काम है अपने आप को हिंदुत्व के बड़े नायक के रूप में स्थापित करना पड़ेगा कि वो हिंदुत्व की बड़ी पैरोकारी करते हैं। उन्हें अल्पसंख्यकों को कुछ कड़े संदेश देने पड़ेंगे और दूसरी बात, उन्हें खुद को क्षत्रिय नेता के रूप में स्थापित भी करना चाहिए, जिससे भविष्य में उनको फायदा हो। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी या रायबरेली में कोई घटना घट गई थी, शायद अमेठी में घटी थी। करणी सेना ने बयान दिया था कि हम कल धरना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन 10 लोग भी इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन रामजी लाल सुमन के बाद अचानक हजारों लोग आगरा में इकट्ठे हो गए, वो हथियार लहरा रहे थे, वो अखिलेश यादव की जीभ काटने का ऐलान कर रहे थे। तो ये लोग हैरान थे कि करणी सेना को
इस तरह हथियार लहराने को, इस तरह अपशब्द कहने को शेल्टर कौन दे रहा है? तो माना गया कि सरकार का कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष समर्थन है करणी सेना को आगे बढ़ाने का। और उसके बाद जिस तरह से क्षत्रिय लामबंद हुए, उससे ये बात तो बिल्कुल तय हो गया कि योगी आदित्यनाथ एक बड़े क्षत्रिय नेता के रूप में भी पार्टी में अपनी पहचान बना चुके हैं। राजनाथ सिंह एक बड़े क्षत्रिय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हर दल में वो लोकप्रिय हैं, लेकिन उम्र के बाद एक लंबी उम्र हो गई है उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है। तो योगी आदित्यनाथ को लगता है कि राजनाथ सिंह के बाद वो भाजपा में सबसे बड़े क्षत्रिय नेता के रूप में स्थापित हो सकते हैं। ये भी उनकी एक उपलब्धि हो जाएगी। इस बीच में दिल्ली को जब समझ में आया कि अगर उत्तर प्रदेश को कमान में नहीं लिया गया, उत्तर प्रदेश पर काबू नहीं किया गया, तो लोकसभा चुनाव जैसी हालत हो जाएगी। लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ था कि लगातार ऐसी घटनाएं घटी थी और उसके बाद जो परिणाम आए थे उसने गुजरात लॉबी के पसीने छुड़ा दिए थे। मोदी जी जो इतरा के कहते थे मोदी सरकार, उनको मजबूरी में कहना पड़ गया कि एनडीए सरकार। मतलब मोदी सरकार ना बन पाई, वो एनडीए की सरकार बनी। और यही चीज अमित शाह अब ठीक करना चाहते हैं, यही चीज अब मोदी ठीक करना चाहते हैं। यही कारण रहा कि पिछले दिनों अमित शाह आए उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कुछ पुलिस के सर्टिफिकेट बांटे, बनारस में मीटिंग करी। यानी दिल्ली उत्तर प्रदेश की कमान अब अपने हाथ में लेना चाहता है। एक बड़ी समस्या योगी आदित्यनाथ के लिए चीफ सेक्रेटरी का पद भी है। मनोज कुमार सिंह जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी हैं, वो 31 जुलाई को शायद रिटायर हो रहे हैं। अगला चीफ सेक्रेटरी कौन बने, इसके लिए नौकरशाही में बहुत जंग चल रही है। बड़ी पॉलिटिकल खलियारों में चर्चा है और कुछ पत्रकारों में कानाफूसी है कि मनोज कुमार सिंह के भ्रष्टाचार की कहानियां आगे फैलाने में एसपी गोयल खेमे का हाथ है। हालांकि इसके कोई प्रमाण तो होते नहीं है, लेकिन मनोज कुमार सिंह के भ्रष्टाचार की जिस तरह कहानियां सामने निकल कर आई, उसने सबको हैरान कर दिया कि एक चीफ सेक्रेटरी इतना भ्रष्ट कैसे हो सकता है। तुरंत उसके बाद में एसपी गोयल की करोड़ों अरबों रुपए की जमीन के दस्तावेज भी सामने आ गए। तब माना गया कि ये दूसरी लॉबी जो है, मनोज कुमार सिंह के समर्थित जो लॉबी है, ये एसपी गोयल के कारनामे सामने ला रही है। तो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले जितने अफसर हैं, बड़े अफसर हैं, उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार की कहानियां सामने आ रही हैं, वो और बेचैन कर रही हैं, वो और परेशान कर रही हैं। दिल्ली चाहता है कि अगर इस तरह भ्रष्टाचार का ये दाग लगा रहा उत्तर प्रदेश पे, तो इससे भी उनको नुकसान हो सकता है। इस बीच में अचानक योगी का दिल्ली पहुंचना, अमित शाह से बातचीत, जेपी नड्डा से मुलाकात, प्रधानमंत्री से मुलाकात, प्रधानमंत्री का और जेपी नड्डा का तो फोटो भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक योगी आदित्यनाथ ट्वीट कर चुके हैं। अमित शाह के अभी फोटो नहीं आए हैं। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल सही है कि लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले उत्तर प्रदेश का फैसला होगा, या उत्तर प्रदेश का फैसला पहले हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बाद में क्या होगा, इसकी भी कानाफूसी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर नागपुर तक चल रही है। पिछले दिनों नागपुर से जिस तरह एक नागपुर की कथित चिट्ठी को लेकर हंगामा हुआ, जो एक राशन की दुकान को सस्पेंड कराने को लेके थी, उसने भी सबको बहुत बेचैन कर दिया। अफसरों ने ये चेक ही नहीं किया कि ये चिट्ठी जायज सही है या गलत है। एक चिट्ठी आई कि एक सह कारवां नागपुर के एक मेल आईडी से आई, चाहते हैं गोंडा की राशन की दुकान सस्पेंड कर दी जाए। दुकान सस्पेंड हो गई, मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई कि आरएसएस कैसे सरकार के काम में दखल दे सकता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें बहुत बदनामी हुई है सरकार की, बहुत भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दिल्ली दुखी भी है, दिल्ली चर्चा करना चाहता है। सबकी निगाह ये लगी होती है कि अब जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में और खासतौर से योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या फैसला लेते हैं। कुछ ही दिनों में सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी, मैं आपको बताता रहूंगा। आप देखते रहिए 4 PM, चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।